ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट बन गया कि अ फ्रीली ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट व्हेन इट्स सीजी एग्जैक्टली बिलो द पिवट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीजी पिवट के बिल्कुल नीचे होगा तो सीजी, चूंकि सीजी पर वेट लगता है, तो वेट का एरो या वेट की फोर्स पिवट से गुजरेगी, तो बॉडी नहीं हिलेगी। लेकिन अगर सीजी थोड़ा साइड पर हो और इस तरफ डब्ल्यू है, इधर सेपरेशन है डी, तो मोमेंट होगा डब्ल्यू इंटू डी। चलो हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ सीजी। एप्लीकेशंस ऑफ सीजी। पोजीशन ऑफ सीजी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पहली एप्लीकेशन है कि सीजी की जो पोजीशन होती है उससे इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ता है। पोजीशन ऑफ सीजी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या है कि इसका मतलब क्या है वो जरा समझ लो कि अगर तुम किसी चीज को हिलाओ, जैसे घर में हमसे कोई चीज गिर जाती है, कोई चीज शेक हो जाती है, कोई स्टूल पड़ा हो, उसको धक्का लग जाए तो वो टॉपल हो जाता है। कभी कभी खुद हम भी चलते हुए ना टॉपल हो जाते हैं, वहां हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है। बाजूकात क्या होता है कि हल्का सा शेक हुआ, ये चीज ऊपर गई वापस आ गई, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप कहीं जा रहे थे, आपका पाँव हल्का सा फंबल हुआ बट आप स्टेबल हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इसको हल्का सा पुश किया, ये नीचे गिरा, जैसे हम स्लिप हो गए, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब हम नॉर्मली चल रहे होते हैं तो हमारी जो हाइट होती है सीजी की, वो फिक्स होती है। इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, सॉरी पहले आप ये वाली चीज कॉपी करें। सबके सामने कहा मैंने, मीटिंग में कहा, और क्या नहीं कहा, इन राइटिंग कहा कि सर सजाद जो है कॉलेज के डीन है, आप कंपनी के, सर सजाद इज द डीन ऑफ द कॉलेज, यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी।
केस आए हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आया था सर, संदेशवान जो थी वो सर सजाद की टीम वाले काम को भी टेक ओवर करना चाह रहे थे, उसमें मैंने मना किया था कि जो काम टीम का है वो टीम को करने दिए, जैसे वो बीच पार्टी वगैरह होती है ना उसका टीम ने ये जो के डाउन का हुआ था नहीं बताया, ये चीजें ऐसी थी उस पर प्रॉब्लम आया। सर मैं ऑर्गेनोग्राम आपको भेज देता हूँ सर, उसका डॉक्यूमेंटेड आंसर है मेरे पास। उसके बाद ये कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। पता कहाँ पर है? मार्केट टाइम। अच्छा ठीक है, जब आप वापस जाएं तो नुमान के पास कुछ काम है, नुमान को कुछ प्रिंट आउट, नुमान को कुछ, आप अभी मार्केट में कहाँ पर है? सदर में। अच्छा सदर में। अच्छा ठीक है, जब वापस जाए ना तो वो आप जरा नुमान से मिल लीजिएगा। कितनी देर लगेगी आपको? काम ज्यादा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, ओके। नंबर 2, लोअर द सीजी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ये इसकी दूसरी बड़ी एप्लीकेशन है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे जाता है वो चीज उतना स्टेबल हो जाती है। अब जैसे ये एक रोड मार्कर है, जैसे वो शोपीस टाइप होते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा वो चीज उतनी स्टेबल हो जाएगी। अब देखो जैसे ये है, ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज बिल्डिंग हिल सकती है। आपने देखा होगा रेसिंग कार्स होती हैं जो आजकल, तो बल्कि सारी गाड़ियों का ये है कि उनका चेसिस जो है वो नीचे कर दिया गया है ताकि वो रोड को चिपक कर चले, उनका सीजी नीचे हो। तो किसी चीज का जो सीजी होता है, किसी चीज का जो सीजी है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम सीजी नीचे कैसे करते हैं। कमिंग फॉर दैट, पहले ये कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि अगर सीजी नीचे होगा तो वो चीज स्टेबल होगी। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सीजी नीचे करते कैसे, उसका तरीका ये होता है, अब जैसे हम अगर यहाँ आए, जैसे ये ब्लॉक है, आप क्या करो कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो डेंसर बनाओ। नीचे आप बना दो आयरन का बेस, ऊपर बना दो वुड का बेस। तो नीचे अगर आयरन होगा, ऊपर वुड होगा, तो ये स्टेबल होगा। नीचे कैसे लेके जाते हैं? ज्यादा मास नीचे शिफ्ट कर दें। सीजी को नीचे ले जाने का तरीका ये है कि डेंसर पार्ट को नीचे रखें। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है
कि डेंसर पार्ट को नीचे कर दें, जहां डेंसिटी ज्यादा है, जहां मास ज्यादा हो, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, सीजी वहां शिफ्ट होगा। नहीं, खाली डेंसर होना काफी है, वाइडर होना जरूरी नहीं है, वाइडर होना जरूरी नहीं, खाली डेंसर होना जरूरी है। ठीक है, अब ये लिखिएगा, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। नीचे लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, नीचे लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल हाई राइज बिल्डिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हाई राइज बिल्डिंग, कॉमा डाल के लिखिएगा रेसिंग कार्स, चले 2 लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सेंटर ऑफ मास और उसमें ये वाली डेफिनेशन कॉपी करिएगा।
द पॉइंट एट विच द मास ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो पॉइंट जिस पर किसी चीज का मास कॉन्सेंट्रेट कर जाता है, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही का एक और वर्जन है। जैसे तुम अगर किसी को रस्सी पे चलता हुआ देखो, वो एक्रोबैट्स करते हैं ना, रस्सी पे चल रहे होते हैं, तो वो अपने आप को बैलेंस करते हैं। जहां पर कोई चीज अपने आप को बैलेंस कर लेती है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ये बहुत क्लोज है। ज्यादातर केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाते हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? एक का ताल्लुक ग्रेविटी से है और दूसरे का ताल्लुक मास से है। अब ग्रेविटी जो है वो वेट क्रिएट करती है, वेट तो बदल सकता है। तुम अगर मून पर चले जाओ तो तुम्हारा वेट बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो मास है वो कभी नहीं बदल सकता। मास यूनिवर्सल होता है। तो आपने ये लिख लिया। अच्छा, उसमें देखो ये जो वर्ड है एज्यूम्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एज्यूम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर लिखो सी जी एंड सी एम जनरली कोइंसाइड्स। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर जनरली मोबाइल पॉइंट्स। दे मूव अकॉर्डिंग टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको नजर आ रहा है, ये गिलास है जिसमें अभी ये गिलास खाली है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में होगा। जब आप इसमें पानी डालेंगे लाइक दिस, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा। अच्छा, जब आप इसमें पानी फुल कर देंगे तो सीजी वापस ऊपर आ जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि सीजी अपनी जगह बदल सकता है। अभी अगर गिलास खाली है तो सीजी दरमियान में है। अगर आप गिलास को फुल कर दें तो सीजी नीचे आ गया, सॉरी हाफ कर दें। और अगर आप गिलास को फुल भर देंगे तो सीजी दोबारा सेंटर में चला जाएगा। तो अब आप लिखिएगा, ये वाली चीज कॉपी करिएगा, ये वाली चीज कॉपी करिएगा।
मुझे भी नहीं पता कि वो क्या बना रहे हैं उसके अंदर। देखो जो गिलास वाली डायग्राम है, अगर गिलास खाली है तो सीजी बीच में होगा, आधा भर जाएगा तो सीजी नीचे आएगा। सीजी नीचे क्यों आएगा? सीजी वहां जाता है, सीजी हमेशा वहां शिफ्ट होता है जहां मास ज्यादा हो। जब गिलास आधा भर जाएगा तो सीजी दोबारा दरमियान में आ जाएगा। अब जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनमें जो भारी सामान होता है, इंजन वगैरह होता है, उसको वो नीचे शिफ्ट करते हैं, नीचे हल में ले जाके रखते हैं ताकि जो शिप का सीजी है वो नीचे जाए। जितना सीजी नीचे जाता है शिप उतना स्टेबल हो जाता है। अगर मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास एक रिंग हो, जैसे आपको ये रिंग नजर आ रहा है, अगर इस तरह का एक रिंग हो जो बीच में से खाली है, इसको कहते हैं हॉलो रिंग। तो इसका जो सीजी है वो बिल्कुल बीच में हवा में होगा। आपने इस तरह के रिंग देखे होंगे, जैसे वो एक्रोबैट्स के पास होते हैं ना, जो वो एक्रोबैटिक प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। तो अब आप लिखिएगा कि सीजी ऑफ, नेक्स्ट लाइन, लाइन चेंज करके लिखिएगा सीजी ऑफ अ हॉलो रिंग, सीजी ऑफ अ हॉलो रिंग
CG of a hollow ring is in space. CG of a hollow ring is in space उसके बाद ये वाली डायग्राम बनेगी। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। चलो अब 2 लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग डालिएगा। सब लोग देखिएगा इसका CG and stability in terms of moment. When an object is pivoted exactly on its CG, it does not experience any moment, it becomes balanced. अगर तुम किसी चीज को CG पर रख दो तो उसका जो वेट है वो CG से पास करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा लाइक दिस, तो फिर वो टॉपल नहीं होगा। आपने जो हेडिंग डाली थी वो उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
उसके बाद ये वाली डायग्राम कॉपी करो, अगर हम किसी चीज को ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। नहीं, देखो, आई वांट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट हैज आस्क्ड, दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखो, ज्यादा मास होने से स्टेबल नहीं होता। अगर उसकी मास की कॉन्सेंट्रेशन नीचे ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा। जैसे आपने देखा वो टेबल्स होती हैं जिनके ऊपर राउंड होता है, राउंड टेबल्स होती हैं, उनका जो बेस होता है वो इतना बड़ा नहीं होता लेकिन सॉलिड बहुत होता है। घरों में जो सीलिंग फैन होते हैं उसका जो सेंटर डिस्क होती है गोल, वो बहुत हैवी होती है। तो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि मास ज्यादा होने से स्टेबिलिटी नहीं आती, बल्कि स्टेबिलिटी आती है अगर मास नीचे है और कॉन्सेंट्रेटेड है। ये वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप सब लोग पेज बदल दो, सब लोग पेज बदल दीजिएगा और हेडिंग डालिएगा डिफॉर्मेशन। सब लोग पेज बदल दो, वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर। हेडिंग डाल दें डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन। कभी कभी आता है, दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर चैप्टर। पहली हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। It is the change in size and shape by an external unbalanced force। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
It is the change in size and shape by an external unbalanced force. डिफॉर्मेशन टेंसाइल हो सकती है और कंप्रेसिव हो सकती है. अगर तुम एक स्ट्रिंग को पकड़ के खींच दो तो इसको कहते हैं टेंसाइल, और अगर तुम एक रबर को या किसी चीज को पकड़ के दबा दो तो उसको कहते हैं कंप्रेसिव. ये स्क्रीन कॉपी होगी. इसको समझे, इसमें कोई खतरे की बात नहीं. फिलहाल अड़ गया था उसमें, फिलहाल कंप्रोमाइज नहीं होगा मेरे पास जो शिफ्ट करना चाह रहा था. चलें, अब हेडिंग डालें 2 लाइनें छोड़कर, स्टेजेस इन डिफॉर्मेशन. इसके 3 स्टेजेस हैं जो आपको याद करने हैं. आपको डिफॉर्मेशन के 3 स्टेजेस हैं. आपने जो हेडिंग डाली उसके नीचे ये कॉपी होगा, हेडिंग के नीचे ये कॉपी करिएगा.
तीन तरह की डिफॉर्मेशन होती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? अगर तुम किसी चीज को पुल करो, अगर तुम किसी चीज को खींचो, जैसे रबर बैंड होता है ना, तुम उसको खींच के छोड़ दो, वापस आ जाएगा, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। कुछ चीजें होती हैं जिनको आप मोड़ दें, खराब कर दें तो वो वापस नहीं आती, उसको कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कुछ चीजें होती हैं जैसे गिलास है और सेरेमिक है, टाइल्स हैं, इनको आप मोड़ें तो ये ब्रेक हो जाती हैं। तो ये तीन स्टेजेस हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। नंबर वन, स्ट्रेस। ये जो पहली चीज है इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, नंबर वन, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन लिखिएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, लिखिएगा, स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
नंबर 2 डालें एक्सटेंशन। नहीं, डिफॉर्मेशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, डिफॉर्मेशन तो चैप्टर का नाम है। डिफॉर्मेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, डिफॉर्मेशन तो एक पूरे चैप्टर का नाम है। ये फॉर्मूला स्ट्रेस का है। चलो नंबर 2 डालो एक्सटेंशन ई और एक्स इसका सिंबल है। एक्सटेंशन is the change in length, extension is the change in length। उसके बाद ये वाली हेडिंग डालें। नंबर 3 स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि तुमने किसी चीज को पकड़कर उसको खींचना शुरू किया, आप एक चीज को खींचते जाएं तो ये उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। अब अगर आप उसकी एक्सटेंशन देखें तो एक्सटेंशन का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ। स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। अगर आप किसी चीज को पकड़ के खींच दें, अगर आप किसी चीज को पकड़ के खींच देते हैं रबड़ बैंड की तरह, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो अब लिखिएगा हेडिंग है स्ट्रेन, उसमें लिखिएगा इट इज द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, इट इज द एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ।
बिल्कुल, एक्सटेंशन का मतलब है कितनी लेंथ बढ़ गई। अगर तुम उसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल लेंथ से, तो ये जो रेशियो है वो स्ट्रेन है। Sir, are we supposed to copy this diagram as well? बिल्कुल, ये वाली डायग्राम कॉपी करें। चलें, हेडिंग डाल दें इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हेडिंग डालिएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसमें लिखिएगा इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, if the deforming force is removed, if the deforming force is removed and the object returned to its original dimensions, if the deforming force is removed, if the deforming force is removed and the object return to its original dimensions, and the object returns to its original dimensions, it is called elastic deformation. It is called elastic deformation. अब हेडिंग डालिएगा इलास्टिक लिमिट।
Sir, बोले। sir, elastic deformation is only like is only found in elastic objects. बिल्कुल, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वापस आ जाएं, जैसे सोफा होता है, सोफे में स्प्रिंग होते हैं, आपने सोफे पर बैठे, वो दब गया, उठे, वापस आ गया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है। हेडिंग डालिएगा इलास्टिक लिमिट, उसमें लिखिएगा कि द पॉइंट, लिखिएगा द पॉइंट बियॉन्ड विच लिखिएगा द पॉइंट बियॉन्ड विच deformation is no longer reversible. The point beyond which deformation is no longer reversible. Deformation is irreversible, sir. Yes, deformation is no longer reversible. उसके बाद अब हेडिंग डालिएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये वाली हेडिंग डालो। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि तुम किसी चीज को डिफॉर्म करो और वो वापस ना आए, जैसे पेपर होता है, पेपर को बेंड करो तो पेपर वापस नहीं आता, अगर पूरा बेंड कर दो, कोई टाइल वगैरह गिरे तो वो टूट जाती है। हेडिंग डालिएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसमें लिखिएगा दिस इज एन इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, दिस इज एन irreversible deformation this is an irreversible deformation, this is an irreversible deformation। चलो अब हेडिंग डालो, दो लाइनें छोड़कर, हुक्स लॉ। Load on an elastic object is directly proportional to the extension produced provided the elastic limit is not exceeded। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब ये लॉ बड़ा सिंपल सा है कि जितना लोड लटकाते जाओगे वो जो ऑब्जेक्ट है उतना स्ट्रेच होता जाएगा. लोड इज proportional टू एक्सटेंशन. F is proportional to E. F is equal to KE. तो K को सब्जेक्ट बना लें. F अपॉन E न्यूटन पर मीटर और K का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट. ये छोटी सी डेरिवेशन कॉपी करिएगा. पिछले 2 साल की वजह से तकरीबन 60 एडमिशन समझिए कि 8 से 10 मिलियन का फायदा की वजह से. अब हुक्स लॉ कैसे वर्क दिखाते हैं. एक आपने स्प्रिंग लिया, उससे हुक लटका दिया, एक मीटर रूल आ गया, उसके साथ एक पॉइंटर है. आप इस पे लोड लटकाते जाएंगे तो स्प्रिंग खिंचता जाएगा. हुक्स लॉ रेशो पर काम करता है. अगर आप रेशो लेंगे तो आप रेशो पर इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब जरा देखिएगा रेशो का क्या मतलब है. अब जैसे ये है, ठीक है, ये वेट कितना है देखो 30 न्यूटन. मैंने 30 न्यूटन का वेट लटकाया और देखो एक्सटेंशन कितनी आई. एक्सटेंशन आ गई 1.5. 30 पर एक्सटेंशन आई 1.5. मैंने वेट को डबल कर दिया, वेट कर दिया 60, तो एक्सटेंशन डबल हो गई. पहले 1.5 थी, फिर 3 हो गई. अगर आप वेट को कम करोगे तो एक्सटेंशन कम हो जाएगी. वेट को डबल करोगे तो एक्सटेंशन डबल हो जाएगी. मतलब जो एक्सटेंशन है अब देखें लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ कैसा बनेगा. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. लोड इज proportional टू एक्सटेंशन. ग्रेडियंट इज इक्वल टू के विच शोज स्प्रिंग कांस्टेंट. ये वाली अब पूरी स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि स्प्रिंग कांस्टेंट अभी बता रहा हूं मैं आपको. सब लोग इसको कॉपी करिएगा. अब ये जो लिखा हुआ है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है. देखो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है
कि स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है। कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे बॉल पॉइंट वगैरह में जो स्प्रिंग होते हैं, और कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे वर्कआउट के स्प्रिंग्स हैं, गाड़ियों में जो स्प्रिंग लगे होते हैं। तो कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो हार्ड होते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है कि कोई भी स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। नीचे लिखिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट, लिखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट is a measure of hardness or softness of a spring. Spring constant is a measure of hardness or softness of a spring. Hardness or softness of a spring हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ स्प्रिंग। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा ताकि इसकी यूनिट और इसका ट्रांसलेशन आ जाए। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो अब जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू है 20। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए आपको फोर्स चाहिए होगी 20 न्यूटन। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब जो देखो, जो के की वैल्यू होती है उससे ग्रेडियंट पता चलता है। अब अगर के की वैल्यू ज्यादा हो, अगर के की वैल्यू ज्यादा हो तो उसका मतलब होता है कि स्प्रिंग हार्ड है, और अगर के की वैल्यू कम है तो उसका मतलब होता है कि स्प्रिंग सॉफ्ट है। तो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ के, if the value of k is small, if the value of k is small, spring is soft. If the value of k is small, the spring constant is a sorry spring,
spring is soft and vice versa. And vice versa. Hooke's law is most easily verified for springs. It can be clearly seen that the extension of a spring increases proportionally to the force that causes the extension. Hooke's law for springs is most frequently presented as F equals K times delta X, where K stands for the spring constant, representing stiffness. This property of springs is used both in force gauges and in spring balances. Hooke's law is most easily verified. हम इसको यहाँ तक रोक लेते हैं. आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. Sir, could you please repeat जो आप इस वीडियो से पहले कर रहे हैं? क्या चीज? हाँ, if the value of K is small, spring is soft. अगर K की वैल्यू कम हो तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, अगर ज्यादा हो तो स्प्रिंग हार्ड होगा. Sir, are we supposed to copy this diagram as well? नहीं, डायग्राम आज कॉपी नहीं करनी. थैंक यू.